हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक कहानीकारों में से एक हैं, जो कि अपने गांव और समाज, अपने भारतीय संस्कृति से जुड़कर उनसे जुड़ी कहानियाँ या उनसे जुड़े उपन्यास लिखते हैं। तो इसी तरह की एक कहानी इन्होंने लिखी, पहलवान की ढोलक, जिसमें कि बताया गया है ऐसे लोक कलाकार के बारे में बताया गया है जो आज के समय में लोक कलाएं और कलाकार आज अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। वर्तमान समय विदेशी या पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण का बनता जा रहा है और हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये कहानी एक विभीषिका महामारी के मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ साथ, मार्मिक दृश्य के चित्रण के साथ साथ लोक कलाकारों के पतन की कहानी भी है। पहलवान जो कि बचपन में अपनी सास के द्वारा पाला गया, उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और उसका बहुत कम उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो गया था और उसकी बूढ़ी सास ने उसका पालन पोषण किया। गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते थे, जिसके कारण उसने पहलवानी का मन बनाया और वो धारोष्ण दूध पीता, पहलवानी करता। इस प्रकार वो धीरे धीरे, उसका शरीर तो पहलवान हो गया, परंतु उसकी बुद्धि जो थी वो बच्चों की तरह रह गई। बाल मन उसका कभी समाप्त नहीं हुआ। एक बार शहर आया, श्यामानंद राजा के दरबार में उसने चांद सिंह नाम के पहलवान से कुश्ती की और ये कुश्ती करके उसने अपने आत्मविश्वास, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर खुद पहलवान ने ढोलक को अपना गुरु मानकर पहलवानी सीखी और पहलवानी करने लगा। यह एक लोक कला का परिचायक है। राजा ने उसे अपने दरबार में जगह दी, उसे राज पहलवान का दर्जा दे दिया। 15 वर्ष तक वो निरंतर अबाध रूप से विजयी पहलवान के रूप में घोषित हुआ। उसी बीच उसने एक चांद खां और नाम के एक पहलवान को उसने परास्त किया था। इस तरह वो विजेता साबित हुआ और अबाध रूप से वो विजेता 15 सालों तक लगातार बना रहा। लेकिन उस कुछ दिनों बाद राजा श्यामानंद जी का बेटा पढ़कर विदेश से जब अपने राज्य लौटा, तो उसने पहलवान को और उसके दोनों बेटों को, जिनको वो पहलवानी सिखाता था, इन तीनों को अपने राज दरबार से निकाल दिया, क्योंकि उसका जो शौक था वो घोड़ रेस था, यानी घोड़ों की रेस में उसको शौक था और उसने घोड़ों की रेस का कार्य शुरू कर दिया, खेल शुरू कर दिया उसकी जगह, और पहलवान पर खर्च करना उसे अनावश्यक लगता था। ऐसे में जब वो अपने गांव वापस लौट आया, तब वहाँ पर वो आके उसने एक व्यायामशाला खोली और वहाँ के लोगों को व्यायाम सिखाता, पहलवानी सिखाता, अपने दोनों बेटों को पहलवानी सिखाता और गांव के सभी लोगों को पहलवानी सिखाता। लेकिन एक महामारी जो कि चेचक और मलेरिया फैल गया, तो ऐसी महामारी के समय में क्या हुआ कि पूरा गांव त्राही त्राही कर उठा, खाने के लाले पड़ गए। ऐसे में कोई क्या खाकर पहलवानी सीखता। धीरे धीरे करके ये विभीषिका बढ़ती चली जा रही थी और लोगों ने पहलवानी करना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव में त्राही त्राही मच गई। पहलवान रात में ढोलक बजाता और सभी को एक जिजीविषा, एक शक्ति देता, मानो ढोल से संजीवनी शक्ति मिलती थी। हालांकि उससे बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता था उस ढोलक से, लेकिन फिर भी वो ढोल बजाता। उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद वो रात में ढोल बजाता। उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि वो ढोल किसी प्रकार का जीवन दान नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर, हृदय में एक उत्साह का, एक जोश का संचार करता था। लोगों के रगों में, खून में उबाल आ जाता था और वही पहलवानी का दृश्य गांव के ऐसे जगह जहां पर पहलवानी करता था, ढोल की आवाज़ सुनकर वही दृश्य आंखों के सामने तैर जाता और लोग उसी जोश के साथ मृत्यु को स्वीकार कर लेते
ऐसे ही एक दिन पहलवान की भी मृत्यु हो गई और इस प्रकार एक लोक कलाकार का अंत हो गया। कहानी यही दर्शाती है कि वर्तमान समय में जाने कितनी लोक कलाएं और लोक कलाकार विलुप्त होते जा रहे हैं, जबकि हमें इनके संरक्षण का उद्देश्य सामने रखकर यही संदेश कहानी देती है कि हमें इनके संरक्षण को ध्यान में रखकर लोक कलाओं को जीवित रखना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति से हम हमेशा जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।